हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का ये दूसरा अध्याय है, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव जो है हमारे लिए लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं, दोनों हैं। तो इसलिए यहाँ पर मित्र एवं शत्रु का यहाँ पर जो है टॉपिक भी है और इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे, इस सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव के क्या क्या लाभ हैं, क्या हानि है, सूक्ष्म जीव जो है हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है, इन सब जो है इन सब चीज़ों के बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से देख नहीं सकते हैं, जिसको हम नंगी आँखों से नहीं देख पाते हैं। इन्हें ही कहते हैं सूक्ष्म जीव, जिसको हम किसी यंत्र के बिना हम नहीं देख सकते हैं। इसमें हमको सूक्ष्मदर्शी देखने के लिए उसको चाहिए, वो हम उसी से देख सकते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड जो रोटी होती है सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखने के लिए कहता है। तो हम देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये धब्बा कैसा है। आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएँ दिखाई देगी। जब आप देखेंगे तो आपको काले रंग की गोल संरचनाएँ दिखाई देती है, छोटी-छोटी सी। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएँ क्या हैं? यह कहाँ से आई हैं? तो यही क्या है? यही सूक्ष्म जीव हैं। ये अपने आप जो हैं हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर सूक्ष्म जीव के क्रियाकलाप में दिया गया है कि बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी-सी मिट्टी जो है गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? तो आप देखेंगे जो सूक्ष्मदर्शी जो होंगे वो आपको दिखेंगे स्लाइड में। यहाँ पर है 2 कि एक तालाब पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए, कांच के स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। आगे है, क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो आप देखेंगे तो वो तैरते हुए आपको दिखेंगे सूक्ष्म जीव। इन परीक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे-छोटे जीव जो हैं सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। किसको? तो कवक को। जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्मजीवों को 4 मुख्य वर्गों में बाँटा गया है। कितने वर्गों में? तो 4 वर्गों में, ये पूछा भी गया है। कौन-कौन से हैं? तो जीवाणु है, कवक है, प्रोटोज़ोआ है एवं कुछ शैवाल है। 4 हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोज़ोआ और शैवाल। इनके बारे में आपको बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जीवाणु क्या है, शैवाल क्या है, ये सब। देखिए अब यहाँ पर दिया भी क्या है, विषाणु क्या है? तो विषाणु जो वायरस जिसको हम कहते हैं, जैसे कोविड-19 हुआ, क्या था? ये वायरस था, विषाणु था। भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। जो परपोषी होता है उसी में वो गुणन करता है। अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। जीवाणु कहाँ गुणन करता है? तो यह पौधे और जंतु कोशिका में गुणन करता है। यहाँ पर दर्शाया गया है 2.5 में देखेंगे हम। तो कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, एन्फ्लुएंजा जो फ्लू होता है, एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। खांसी किसके द्वारा होता है? विषाणु वायरस के द्वारा होता है। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु के मतलब द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पोलियो क्या है? तो विषाणु है। खसरा क्या है? तो विषाणु है। तो ये सब वायरस हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है बार-बार पूछा जाता है। आपको याद रखना है, पोलियो, खसरा, खाँसी, ये सब जो है विषाणु के वाहक हैं। विषाणु होता है। ये वाहक जो होता है किसका कारण होता है? तो ये होते हैं विषाणु के, वायरस के कारण, ठीक?
देखिए, अतिसार हो गया और मलेरिया, प्रोटोज़ोआ द्वारा होने वाला जो बीमारी होता है, टाइफाइड एवं क्षय रोग जो होता है, ये जीवाणु के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा? एक विषाणु, एक जीवाणु, इन दोनों को आप याद रखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अतिसार हो गया, मलेरिया होगा, प्रोटोज़ोआ द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो प्रोटोज़ोआ के द्वारा होता है और टाइफाइड और क्षय रोग जो होता है, वो किससे होता है? जीवाणु द्वारा होता है। प्रोटोज़ोआ के नाम याद रखना है आपको, अतिसार एवं मलेरिया और टीबी जो होता है, क्षय रोग जिसको कहते हैं और टाइफाइड जो होता है, ये जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु, विषाणु और प्रोटोज़ोआ 3 के बारे में आपने पढ़ा यहाँ पर, तीनों जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। एक बार हम पुनः इसको रिवाइज़ कर देते हैं, जो पोलियो एवं खसरा याद रखना है विषाणु के द्वारा, खाँसी भी होता है विषाणु के द्वारा, जुकाम इन्फ्लुएंजा फ्लू जिसको बोलते हैं, ये सब विषाणु। प्रोटोज़ोआ पूछेगा तो अतिसार एवं मलेरिया जो है ये प्रोटोज़ोआ और जीवाणु पूछेगा तो टाइफाइड एवं क्षय रोग जो है ये जीवाणु के द्वारा होते हैं। यहाँ पर देखिए सूक्ष्म जीव के द्वारा यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ये देखिए ये क्या है? स्पाइरल जीवाणु, ये क्या है? जीवाणु है और छड़नुमा जीवाणु, ये क्या है? छड़नुमा, ये स्पाइरल है और ये छड़नुमा जीवाणु है। ठीक? यहाँ पर देखेंगे तो एक शैवाल है, ये क्या है? ये शैवाल है, ये है एक डोमोनास, ये क्लेमाइडोमोनास है और ये है स्पाइरोगाइरा, ये स्पाइरोगाइरा है। अब देखिए प्रोटोज़ोआ से कौन-कौन? तो अमीबा और पैरा मीशियम जो होता है ये प्रोटोज़ोआ है। ये क्या है? पैरामीशियम और अमीबा ये प्रोटोज़ोआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कौन है, क्या नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये कवक है, ये क्या है? कवक है। राइज़ोपस ये ब्रेड मोल्ड होता है, ब्रेड मोल्ड, ये ब्रेड मोल्ड है और यह क्या है? कवक है और सिली सीलियम जो है ये भी कवक है और एस्परजिलस भी क्या है? एक कवक है। ये सब जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे तो आगे देखिए ये विषाणु है। विषाणु के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं ये बताया गया कि विषाणु का कैसा आकार होता है। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? अब है सूक्ष्म जीव रहते कहाँ पर हैं? तो सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होता है। हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोज़ोआ अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। आपको यहाँ पर समझना है कि सूक्ष्मजीव क्या होगा? एककोशिकीय हो सकते हैं। जैसे कौन-कौन से? जीवाणु हो गया, कुछ शैवाल हो गया एवं प्रोटोज़ोआ हो गया, ठीक? अथवा आप कह सकते हैं कि बहुकोशिकीय जैसे जो होगा जो वो होगा शैवाल और कवक, ये बहुकोशिकीय होते हैं। कौन? शैवाल और कवक। यह बर्फीली शीत से उष्ण मतलब गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं, जो बहुकोशिकीय शैवाल एवं कवक होते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो होता है दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ जो सूक्ष्म जीव होता है वो अन्य स्वतंत्र पाए जाते हैं। कुछ जो होता है स्वतंत्र पाए जाते हैं, कुछ किसी पे निर्भर रहता है। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है। अमीबा क्या है? तो अमीबा ये अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं शैवाल कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। जो कवक होता है ये जीवाणु वो समूह में रहता है। कवक किसमें रहता है? तो समूह में रहता है। अमीबा अकेले रह सकता है। अब आगे है सूक्ष्म जीव और हम। देखिए सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें से इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं और जो कुछ है जो है अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक हैं। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन अब करेंगे। क्या कौन जो है हमारे लिए लाभदायक है, कौन क्या है हानिकारक है? मित्रवत सूक्ष्म जीव, कौन हमारे लिए जो मित्र हैं उसके बारे में है। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। किसमें? तो अल्कोहल बनाने में किसका उपयोग? सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है सूक्ष्मजीव का। उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो कार्बनिक अपशिष्ट जो सब्जियाँ हैं, इसका जो है उपयोग इसमें किया जाता है सूक्ष्मजीव का। जैसे सब्जियों के छिलका, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। इससे जो जब हम रख देंगे तो इससे हानि रहित पदार्थ और इसमें जीवाणु अगर लग गए तो वो उसको खा जाते हैं। स्मरण कीजिए जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ये हमें सूक्ष्मजीव के द्वारा ही होता है, जीवाणुओं के द्वारा।
अब आगे है दही एवं ब्रेड का बनना। ये भी क्या है? सूक्ष्म जीव के कारण ही होता है। देखिए जीवाणु जीवाणु जो होता है दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। कौन? तो जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। ये बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। देखिए हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा-सा दही मिलाते देखा जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ ऐसा क्यों होता है? जीवाणु के कारण। देखिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस सी बैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख हैं। कौन है? तो लैक्टोबैसिलस नाम को आपको याद रखना है। यहाँ से ये क्या है? जीवाणु है। आपको दही में जो है दूध में दही जमने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जीवाणु का, विषाणु का, ये सब पूछा जाता है। तो यहाँ पर जीवाणु याद रखेंगे और जीवाणु का नाम पूछा जाएगा तो यहाँ पर लैक्टोबैसिलस आप नाम याद रखेंगे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर मतलब चीज़ जो होता है अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं। रवा जो सूजी होता है इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठन दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं जिससे इडली में एवं डोसा बनता है। जिससे क्या होता है? इडली डोसा बनता है। अब देखिए इसके बनाने के उपाय भी दिए गए हैं। एक बर्तन में आधा केजी जो है आटा और मैदा लेकर इसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। उसके बाद देखिए इसमें थोड़ी-सी मात्रा में 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ दीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? क्या आपके गूँथे हुए मैदे को उठा हुआ मतलब फूला हुआ पाएँगे? तो यहाँ देख सकते हैं क्या ये ईस्ट अगर हम ख़मीर द्वारा उठी हुई मैदा जो ये क्या है? ये उठा हुआ है और हम इसमें जो है ईस्ट पाउडर के साथ मैदा को मिलाते हैं तो यहाँ पर ये उठ जाता है। ठीक? आगे है कि यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करती हुई क्वेश्चन पूछे गए हैं तो क्या करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं और यह बैंकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है जिसमें ब्रेड पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं अब आगे है सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उद्योग देखिए बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। किसके द्वारा? तो शर्करा में यीस्ट और मिला देंगे तो इसके द्वारा जो अल्कोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं बनाने के उपाय यहाँ पर बताए गए हैं कि 500 ml का बीकर लेकर इसमें 3/4 जो है भाग जल भरिए और 2 से 3 चम्मच चीनी मिलाइए और आधा चम्मच ईस्ट पाउडर को डालिए और इसे 4 से 5 घंटे के लिए उष्ण स्थान पर ढक कर रख दीजिए। अब विलयन को सूंघकर देखिए तो उसका क्या होता है गंध आपको चेंज होगा। देखिए यह गंध अल्कोहल का क्या है ये गंध अल्कोहल का है जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी क्या हो गया अल्कोहल में परिवर्तन हो गया। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन तथा फर्मेंटेशन कहलाती है। यहाँ पर आपको याद रखना है जो चीनी को हम अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं तो यह प्रक्रिया किण्वन कहलाता है या फर्मेंटेशन कहलाता है। यह इसके जो जनक हैं ये लुई पास्चर हैं। यहाँ पर दिया भी गया है इस लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 ईस्वी में की थी। याद रखना है कब? तो 1857 ईस्वी में किण्वन की जो है खोज लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। अब है आगे सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। क्या है इसका स्रोत? सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। क्या करती है? उसको नष्ट कर देता है या उसकी वृद्धि को ही रोक देता है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं और इस प्रकार का जो आप दवाई खाते हैं उसको एंटीबायोटिक कहते हैं एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। जैसे यहाँ पर पूछा दिया भी गया है कि जैसे कि एस्ट्रे
पटोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एथ्रियोमाइसिन, ये 3 नाम हैं जो कि सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली क्या है प्रतिजैविक है, जिन्हें कवक और जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। कवक और जीवाणु से ये तीनों जो हैं नाम याद रखना है आपको, ये उत्पादित होते हैं। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं, उन जो चिकित्सक रोगों में उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं इनके खोजकर्ता कौन हैं, तो पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन हैं? तो सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का उपयोग कर रहे थे। कौन थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 याद रखना है। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। कौन रोक रहा है? तो यह फफूंद जो है, यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। क्या होता है? जीवाणु फफूंद द्वारा मारा जा रहा है। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। किससे बनाया गया? तो फफूंद से पेनिसिलिन बनाया गया था। किसने बनाया? तो फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929। आगे है पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखना है कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक दवाई लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, तो वह आपकी उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आवश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु को नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? तो विषाणु के द्वारा सर्दी, जुकाम। यहाँ पर देखिए आगे भी है कि वैक्सीन, टीका जो टीका ले रहे हैं, वैक्सीन जो ले रहे हैं, आप हाल ही में कोविड-19 के वैक्सीन लिए हैं, तो ये क्या है? एक टीका लिए हैं। तो ये टीका क्या है? कोविड-19 का प्रतिजैविक है। यहाँ पर वही है, यहाँ पर प्रतिरक्षा करता है। तो शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में यहाँ पर अब दिया गया है। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है, तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए, तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती रहती है। इस प्रकार टीका जो होता है, वैक्सीन जो होता है, कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसे अनेक बीमारियों की वैक्सीन मतलब टीके का खोज जो है करके इसको रोका जा सकता है। यहाँ पर देखिए एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। कब की थी? तो 1798 में की थी। चेचक के टीके की खोज जेनर के द्वारा किया गया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके बचपन में आपको आगे है, आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप माता-पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों देखिए आप बीसीजी का टीका लिए हैं, आप जो हैं कोविड का इधर हाल ही में टीका लिए, ये सब जो क्या है, ये सब इसी के कारण टीका हम लेते हैं, जो बीमारी हमसे क्या हो, दूर रहे, बीमारी हमको ना हुए हो। सभी बच्चों को इन रोगों में से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध
होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन पल्स पोलियो देखे होंगे। पल्स पोलियो क्या था? तो उसमें आप ड्रॉप मुँह में दिया जाता है टीके के रूप में। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक क्या है? टीका है, वैक्सीन है। ये क्या है? एक टीका है जो कि अब सुई के माध्यम से नहीं बल्कि मुँह के माध्यम से जो वो 2 बूंद ज़िंदगी की, ये आपको जो अ, अ, जो यहाँ पर लाइन है 2 बूंद ज़िंदगी का, ये एक थॉट है। आगे है अ, आगे चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया, मतलब चेचक समाप्त हो गए हैं। आजकल सूक्ष्मजीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें बहुत एवं जो है जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। अगर मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, आपने 2 बूंद ज़िंदगी के जो देखे लाइन पढ़ते होंगे वो थीम है, वो क्या है? पोलियो के लिए थीम है। यहाँ पर है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन पर स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, जो इसमें उपयोग में लाए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। ये देख सकते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया एक नीले हरे शैवाल, ये क्या है? नीला हरा शैवाल है। अब आगे है पर्यावरण का शुद्धिकरण। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली बोझों और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों एवं बगीचों से पत्तियों, फल, सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। वो जो गड्ढा बनाया था उसमें डाल दिया। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। पहेली और बूझो जानना चाहता है कि यह किस प्रकार हो सकता है? किस प्रकार होता है? जीवाणु विषाणु के कारण ये जो सड़ गल रहे हैं। तो गमला लेता है और फिर इसी को उसी प्रकार क्या करता है तो रखता है और 3-4 सप्ताह के बाद देखता है। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देती है? तो आप देखेंगे जिसमें पॉलीथीन रखा गया है उसमें आप सड़ता-गलता नहीं है, जिसमें पॉलीथीन नहीं रखा गया उसमें आपको सड़े-गले मिलाए देंगे दिखाई देंगे अपशिष्ट पदार्थ। ए में अपशिष्ट पदार्थ अपघटन हो गया है और यह कैसे हुआ? सूक्ष्मजीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया है। किसके द्वारा? सूक्ष्मजीवों के द्वारा। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा बी में क्या होता है? पॉलीथीन की थैली है, काँच की थाली, बोतलों एवं खिलौना है, तो ये टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार से परिवर्तित नहीं हुआ है। सूक्ष्मजीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी-कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्मजीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। जो अपघटित हो गया है, वह पुनः उपयोग हो जाता है। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निर्मलीकरण करके करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। अब आगे है हानिकारक, ये था हमारे लिए लाभदायक, अब है हानिकारक सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार के हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक की विधियों के बारे में यहाँ पर हम जानकारी लेंगे। देखिए, मनुष्यों में रोगकारक सूक्ष्मजीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेय, जल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु
के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। ये जो इस प्रकार से फैल रहा है, एक दूसरे से जा रहा है, वो संचरण कर रहा है, तो इसलिए इसको संचरणीय रोग कहते हैं। इस प्रकार के रोगों से के कुछ उदाहरण जैसे देखिए हैजा हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, टीबी हो गया, ये सब संचरणीय रोग हैं। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है, तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस जो विषाणु होता है, वायु में आ जाते हैं और यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इससे आपको भी क्या होता है, खांसी आने लगती है। जब आप संचारणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोक सकते हैं, तब आप कैसे रोकेंगे? तो आप मास्क का उपयोग करेंगे। जब छींकेंगे तो अपने मुँह पर जो है क्या रखेंगे? कपड़े रख लेंगे, तो इससे ये रोका जा सकता है। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि हमें छींकते समय अपने मुँह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा, तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखना चाहिए। आप किस प्रकार कोविड में कैसे किस दूरी बनाए, 2 गज है ज़रूरी, आप जानते हैं, ये नारा दिया गया था। तो एक रूप से आप समझ सकते हैं कि कैसे हमको इससे बचना है, जो इस रोग से पीड़ित है। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। जो कीट हो गया, कोई जंतु हो गया, ये रोग वाहक का काम करता है। जैसे कि देखिए घरेलू मक्खी हो गया, ये क्या है? रोग वाहक है। मक्खी कोड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है और रोगाणु उनके उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है, तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा, उसके बीमार होने की संभावना क्या है? वो पूरा है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ढक कर रखा जाए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। देखिए मादा एनाफिलीज, यहाँ पर बहुत बार इस मच्छर का नाम पूछा गया है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। यहाँ पर मच्छर से क्या होता है? मलेरिया। तो मच्छर प्लेज्मोडियम, ये भी याद रखना है, जो प्लेज्मोडियम मलेरिया परजीवी है। ये मच्छर जो है, ये प्लेज्मोडियम, इसे इसको मलेरिया परजीवी भी कहते हैं। मलेरिया इसके द्वारा होता है। ये मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एंडीस मच्छर डेंगू के वायरस के वाहक है। मादा एंडीस मच्छर किसका है? तो ये डेंगू का, एंडीज का याद रखना है, एंडीज और प्लेज़ोमिडियम, प्लेज़ो अ, प्ले जो प्लेज़्मोडियम जो होता है, ये मलेरिया, और मादा एंडीज एंडीस जो होता है, ये डेंगू के लिए। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार करते हैं? सिरकोना के छाल, आप पहले पढ़े हैं कि मलेरिया सिरकोना के छाल के द्वारा इसको खत्म किया जा रहा है, रोका जाता है। मादा एनोफिलीज मच्छर, ये आप देख सकते हैं। अध्यापक से आप इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, और जो है पानी जो है एक जगह आप जमा करके ना रखें, अपने आसपास पानी एकत्रित ना होने दें, ये आप कर सकते हैं। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, कहाँ होते हैं? जल में। हमें पानी को कभी भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में भी कहीं भी जल को एकत्रित ना होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए, जिससे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए सूक्ष्म मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा यहाँ से जाता है। देखिए मानव रोग, 6 रोग जो टीबी होता है, किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। किसके संचरण से? तो ये वायु के संचरण से। किसके संचरण? तो वायु के। और बचाव के उपाय यहाँ पर दिए गए हैं सभी के लिए। एक है खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो, ये सब किससे होते हैं? वायरस हैं। और किससे किसके? तो सीधे संपर्क से भी चिकन पॉक्स आता है, या वायु से, पोलियो जल या वायु से, और खसरा वायु से।
और यह उपाय क्या है तो रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य रोगी व्यक्ति से क्या करना चाहिए? अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण करना। अब देखिए आगे आपको क्षय रोग और टाइफाइड है, ये किससे होता है? तो जीवाणु से, ये जीवाणु से। और इसका फैलता कैसे है? तो जल और भोजन या जल से। इसके हम उपाय क्या कर सकते हैं? तो व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली-भाँति पके भोजन और जो है उबला पेयजल एवं टीकाकरण। अब हेपेटाइटिस ए है, ये किससे होता है? तो वायरस से, और इसका संचरण कारण क्या है? जल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे उपयोग? उबारने के लिए तो जो उबले हुए पेयजल होंगे उसका उपयोग करेंगे और टीकाकरण का। आगे है मलेरिया, ये किससे होता है? प्रोटोजोआ से, और इसका वाहक कौन है? तो मच्छर है। तो इसके लिए हम करेंगे मच्छरदानी का उपयोग करेंगे, मच्छर भगाने के रासायनिक उपयोग हम कर सकते हैं, प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र रहने नहीं देंगे, इससे मच्छर नहीं होंगे। आगे है मच्छर में होने वाले कुछ अन्य सामान्य रोग जो उनके फैलने के कारण फैलता है। यहाँ पर आप कुछ उपाय यहाँ पर दर्शाए गए हैं, जो यहाँ पर जो फैलता है मच्छर के कारण। यहाँ पर जो है आप जानते हैं मच्छर के कारण क्या होता है? मलेरिया भी होता है। अब आगे है जंतुओं में रोगवाहक जीवाणु। अन्य सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं हैं, वरन वे दूसरे जंतुओं के में भी जो है रोग के कारक होते हैं, वाहक होते हैं, उत्पन्न करते हैं। देख सकते हैं ये कौन है? तो रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। किसका रोग का कारक है? एंथ्रेक्स। किसका खोज किया गया? तो बेसिलस एंथ्रेसिस नामक। कौन खोज किए? तो रॉबर्ट कोच। कब किए? तो 1876 में। अब देखिए उदाहरण के लिए आप एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाले भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा एंथ्रेक्स होता है? जीवाणु के द्वारा। गाय में खुर एवं मुंह पर का रोग जो होता है वायरस के कारण। का जो है गाय में खुर एवं मुंह का रोग किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। अब देखिए पौधों में होने वाले जो रोग होते हैं, उत्पन्न होते हैं, ये उसके कारक जो सूक्ष्मजीव के द्वारा होता है, उसके कैसे कारक हैं? अनेक सूक्ष्मजीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारक फसल की उपज क्या होती है? कमी आ जाती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर दर्शाए भी गए हैं कि रसायनों का उपयोग करके हम इसका छिड़काव करके, इसका उपयोग करके हम क्या करते हैं? रोकते हैं उसको, सूक्ष्मजीव को। देखिए यहाँ पर पादप के रोग हैं, सूक्ष्मजीव हैं, और संचरण का तरीका। देखिए नींबू में कैंकर, कौन रोग होता है? नींबू कैंकर रोग। इसका कारण होता है जीवाणु के कारण। और संचरण का तरीका क्या है? बायो है। गेहूँ में कौन रोग होता है? तो गेहूँ में रस्ट, गेहूँ की रस्ट। इसका सूक्ष्मजीव क्या है? तो कवक है। और इसका संचरण क्या है? तो वायु एवं बीज दोनों है। और भिंडी की पीत, जो आपको भिंडियों में उजला-उजला दिखाई देता होगा, ये पित्त है। तो ये किसके कौन सूक्ष्मजीव है? तो ये वायरस है। और संचरण क्या है? तो कीट है। अब है खाद्य विषाक्त मतलब फूड पॉइज़निंग। अ, बूझो ने एक मित्र ने अ, बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे वमन मतलब उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि खाद्य विषाक्त के कारण होने वाली ये स्थिति के कारण हुआ है। पहेली को आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन सकता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्त हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी-कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है, अथवा कभी-कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएँ। अब है खाद्य परिरक्षण। अध्याय में अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के बारे में हमने अभी पढ़ा ही है। हम पके हुए भोजन पर
भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थानों पर रखे ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक प्रक्रिया है? तो आप जानते हैं ये क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है। आप उसको पुनः नहीं कर सकते, तब वो भौतिक हो जाता है। रासायनिक प्रक्रिया के कारण ये होता है। पहेली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसके दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं हो सकता है। वह भ्रमित हैं। आइए हम खाद्य परीक्षण करके हम देखते हैं। समान तरीका से हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे कैसे सूक्ष्म जीवों का जो है इससे बचाव हम कर सकते हैं। रासायनिक उपाय में देखिए तो क्या होता है? तो नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। किसका उपयोग? तो नमक एवं खाद्य तेल का जो कड़ू तेल होता है। अतः इन्हें परिरक्षण कहते हैं और जब इसको रोक देता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? परिरक्षण कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का जो प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट एवं सोडियम बाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। कौन-कौन से हैं? तो बेंजोएट हैं और मेटावाइसल्फाइड जो है इसके सामान्य परिरक्षक हैं। याद रखना है ये इन दोनों का जो सामान को खराब करने से सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने से रोकता है। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इस रसायनों का उपयोग जो है उन्हें संदूषित करने से होने से बचाता है। किसका? तो जैम और स्क्वैश का। अब है नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस व मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस एवं मछली तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। चीनी का परिरक्षण, अब चीनी का देखिए तो जैम, जेली, स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। आगे है तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। अब है गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से उनके अनेक क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता है? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चुकृत एवं पाश्चुरीकरण क्या है? तो पाश्चुरीकरण क्या है? पाश्चुरीकरण आपको किण्वन विधि के द्वारा जो पाश्चुरीकरण है यहाँ पर बताया भी ऊपर में बताया गया है। यहाँ पर देखिए पाश्चुकृत क्या होता है? तो यहाँ पर दूध का जो काम है, कैसे उसको उबाल कर तो ठंडा कर लिया जाता है, इसी को हम पाश्चुकृत कहते हैं। पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज किसने की? तो लुई पास्चर के द्वारा की गई थी ने की थी, इसीलिए इसको पाश्चुरीकरण कहते हैं। लुई पास्चर के द्वारा की गई थी, इसीलिए इसको पाश्चुरीकरण कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार यहाँ से पूछे गए हैं। भंडारण एवं पैकिंग। देखिए आजकल मेवे एवं सब्जियों की वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती रहती है। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि नाइट्रोजन जो होता है स्थिरीकरण, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण बताया गया है। नाइट्रोजन उसमें भरा जाता है, जो क्या करता है? सूक्ष्म जीव की से उसकी रक्षा करता है। यहाँ पर राइबोजियम जीवाणु के बारे में पढ़ा, जो लेग्यूम पौधे दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की सहायता करते हैं। स्मरण कीजिए कि राइबोजियम
लेग्यूम पौधे की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जो जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीविता है। क्या है ये? सेब और मटर एक सहजीवी है, एक दूसरे पर निर्भर करता है। कभी कभी तरित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में हम अब आगे समझते हैं। देखिए नाइट्रोजन का चक्र क्या है। तो लेग्यूम पौधे की जड़ और ग्रंथिकाएं यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है? जड़ और ग्रंथिकाएं हैं। नाइट्रोजन चक्र क्या है? तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितना प्रतिशत है? तो 78%। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठन है, जो प्रोटीन, पर्णरहित क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे तौर पर नहीं कर सकते हैं। ठीक। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और नाइट्रोजन यौगिक में इसको परिवर्तित कर देता है। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधे पर पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तन कर देते हैं। कौन करता है परिवर्तन? जीवाणु एवं कवक, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या है? स्थिर है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या है? तो स्थिर है। ये देख सकते हैं नाइट्रोजन का चक्र दिया गया है। तो किस प्रकार है पौधे द्वारा अवशोषण? देखिए यहाँ पर पहले मिट्टी है। देखिए पहले यहाँ पर ऊपर से चलेंगे तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, यहाँ से आप लेता है तरित नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। फिर यह कहाँ जाता है? तो जीवाणु द्वारा स्थिरीकरण नाइट्रोजन को नाइट्रोजनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देता है, और यह नाइट्रोजन के यौगिक मिट्टी में जो उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक हैं, तो ये क्या करता है? तो यहाँ पहुँचता है कहाँ पे? तो जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन कर देता है। फिर यह वायुमंडल नाइट्रोजन हो जाता है। इससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं फिर क्या होता है? पौधे का अब द्वारा अवशोषण मिट्टी में जो उपस्थित नाइट्रोजन होता है उसका हो जाता है, और यह क्या करता है? तो जंतुओं द्वारा पौधों को खाना खाता है। जंतुओं द्वारा पौधे खाए जाते हैं, तो ये क्या करता है? इसके बाद पुनः जो है उत्सर्जन एवं जीवों को मृत्यु हो जाती है, और इसके द्वारा नाइट्रोजन अपशिष्ट हो जाता है, और पुनः जो है मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का यौगिक बन जाता है। यही चक्र नाइट्रोजन का ये क्या है? चक्र है। तो इस प्रकार ये चैप्टर आपको समाप्त होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। आपने यहाँ पर क्या सीखा? तो सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से उसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। यह बर्फीली शीत मौसम के उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधा एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। यह एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग हैं, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्य उत्पादन में उपयोगी हैं। कुछ सूक्ष्मजीव कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट में अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं।
आगे है प्रोटोजोआ तिसार तथा मलेरिया जैसे रोगों को उत्पन्न करते हैं। कौन? तो प्रोटोजोआ। और कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधे की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निमोचन वायुमंडल में होता है। तो इस प्रकार ये चैप्टर आपको कैसा लगा आप बताएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था। और यहाँ पर क्या है, क्या आप जानते हैं, यहाँ पर दिया गया है जीवाणु पृथ्वी पर मनुष्य के बहुत पहले से ही रह रहे हैं। ये क्या, मनुष्य से बहुत ही पहले से रह रहे हैं। ये बहुत सख्त जीव हैं, इसीलिए वे कठिन परिस्थितियों में भी रह सकते हैं। वे मिट्टी के बर्तन में उबलते तथा ठंडे बर्फीले पानी में जीवित पाए गए हैं। वे कास्टिक सोडा की झील और शांत सल्फ्यूरिक एसिड के पोखरों में पाए गए हैं। वे अनेक किलोमीटर की गहराई में जीवित रह सकते हैं। वे संभवतः अंतरिक्ष में भी रह सकते हैं। इस प्रकार का जीवाणु कैमरे पर देखा गया, जो चंद्रमा पर 2 वर्षों से था। संभवतः कोई पर्यावरण ऐसा नहीं है जिससे जीवाणु जीवित न रह सके। हर जगह है जो जीवाणु रह सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, उसको भी हम देख लेते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन के रूप में सहायता मिल जाएगी। जो 4-5 क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान पूर्ति करें में सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। किसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीव को देख सकते हैं? तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको हम देख सकते हैं। नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तीसरा है अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से हम कर सकते हैं? तो ईस्ट की सहायता से। ईस्ट की सहायता से हैजा डैश के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा हैजा होता है? तो जीवाणु के द्वारा हैजा होता है। यहाँ पर देखिए, अब सही चिन्ह लगाना है। कौन है? इष्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में किया जाता है। अभी आपने तुरंत पढ़ा है कि इष्ट का उपयोग किसके लिए हम करते हैं? तो अल्कोहल उत्पादन में हम करते हैं, अल्कोहल के उत्पादन में। दूसरा है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो आपने ऊपर में पढ़ा था कि प्रतिजैविक जो होता है ये कौन होता है? स्ट्रेप। यहाँ पर जो जैसे पेनिसिलिन हो गया, इसी प्रकार ये क्या है? स्ट्रेप स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है, माइसिन, ये क्या है? प्रतिजैविक है। आगे है मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? तो मलेरिया का वाहक आपने पढ़ा है। तो ये मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है, ये मलेरिया के लिए वाहक होता है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो संचरणीय रोगों का मुख्य कारण आप घरेलू मक्खी को ले लेंगे, सही होगा। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण होता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि। किसके कारण? तो इष्ट कोशिका की वृद्धि के कारण ये होता है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की के प्रक्रम का नाम क्या है? तो चीनी को अल्कोहल में हम परिवर्तित कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या होता है? किण्वन होता है। किण्वन के द्वारा परिवर्तित होता है। अब देखिए, हम मिलान करेंगे कौन किसका सही है। यहाँ पर मिलान हम करेंगे। तो पहला है जीवाणु। जीवाणु यहाँ पर देख सकते हैं, ये जीवाणु है, तो जीवाणु का क्या हो जाएगा? तो ये हैजा, आपने भी तो ऊपर में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो हैजा का कारक होता है। राइजोबियम, आपने अभी ऊपर में पढ़ा था। राइजोबियम जो होता है वो किसके कारण किससे होता है? तो राइबोजियम, यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यहाँ पर याद रखें। और लैक्टोबैसिलस जो है दही का जमना। और ईस्ट क्या होता है? ईस्ट में आपने यहाँ पर अभी तक पढ़ा था, जो ईस्ट होता है ये ब्रेड का बैंकिंग है। ये क्या है? ब्रेड का बैंकिंग। एक प्रोटोजोआ है। अब एक प्रोटोजोआ जो है वो क्या है? मलेरिया का कारक है। एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है। और एक विषाणु है। तो एक विषाणु प्रतिजैविका उत्पादित करना, प्रतिजैविका उत्पादित करना, सॉरी, एक विषाणु ये एड्स हो जाएगा। ये क्या हो जाए? एड्स हो जाएगा। प्रतिजैविक तो हो गया, क्या बोलते हैं,
पेनिसिलिन जो हो गया वो सब प्रतिजैविक जो किसी पेड़-पौधे इत्यादि से बनाए जाते हैं। ये इस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा, क्वेश्चन को भी देखा और आंसर को भी देखा। आपको कैसा लगा बताएँगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा ये आप बताएँगे। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।